बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जियोमेट्रिक सीक्वेंस और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन एंड अर्थमेटिक सीरीज़। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है जियोमेट्रिक सीक्वेंस। तो हम जियोमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है और जियोमेट्रिक सीरीज़ क्या होगी। ठीक है, तो इस सेशन में हम इन तीनों टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी रिगार्डिंग दिस टॉपिक हम करेंगे। तो पहले हम चलते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस की तरफ। जियोमेट्रिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस, इसको हम जीपी भी कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक सीक्वेंस और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप देखें तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8। तो इसका मतलब ये है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो फिर हम थोड़ा चेक करते हैं कि डिवीज़न के लिए क्या इसकी सिचुएशन बनती है। 4 डिवाइड बाई 2, यानी अगर मैं कहूँ 4 डिवाइड बाई 2 तो आंसर क्या आएगा 2। अगर मैं कहूँ 8 डिवाइड बाई 4 तो इसका आंसर क्या होगा 2। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि 16 डिवाइड बाई 8 तो इसका आंसर व्यूअर्स क्या आएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि हर एक केस में इसका जो रेशो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, इसका रेशो क्या है, 2 के बराबर रेशो आ रहा है। एक और एग्जांपल देखें, जैसे मेरे पास 1 1/3, 1/9, 1/27, सो एंड सो। इसमें देखें 1/3 को 1 पे डिवाइड करें, 1/3 डिवाइड बाय 1, आंसर इज़ 1/3। ठीक है, 1/9 को 1/3 पे डिवाइड करें, 1/9 डिवाइड बाय 1/3, 3 3 कैंसिल, 1/3। सिमिलरली 1/27 को 1/27 को डिवाइड करें 1/9 से, तो क्या होगा, ये इससे कट 1/3। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में भी जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, सेम आ रहा है। पहले केस में 2 2 2 आ रहा है और सेकंड जो मैंने लिया है सीक्वेंस, इसमें क्या आ रहा है 1/3 1/3 एंड 1/3। तो इस किस्म का सीक्वेंस जिसका कॉमन रेशियो सेम हो, इक्वल हो, उसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ आ गई है आपको। यानी ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन रेशियो एक जैसा हो उसे हम कहेंगे जियोमेट्रिक सीक्वेंस और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और याद रखेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती, पहली टर्म इसकी ज़ीरो नहीं हो सकती। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म जो है वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ज़रा चेक कर लें। 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को मैं चेक करता हूँ। देखो 2 डिवाइड बाई 0 नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड। बाकी तो आपको वैल्यू देगा, 4 डिवाइड बाई 2 2 देगा। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 4 ये आपको 2 देगा एंड सो ऑन, 2 2 देगा। लेकिन अगर मैं इस A2 को A1 पे डिवाइड करूं, यानी सेकंड टर्म को मैं फर्स्ट पे डिवाइड करूं, तो ये क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसके डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन ये है कि द सीक्वेंस ऑफ द टाइप A1, A2, A3, A4 up to AN is called geometric sequence or geometric progression
इफ़ क्या हो, इफ़ सेकंड को अगर मैं फर्स्ट पे डिवाइड कर लूँ, इसका आंसर इक्वल हो थर्ड को मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ, इसका आंसर इक्वल हो 4 को मैं 3 पे डिवाइड कर लूँ, ऐसे एंड सो ऑन। तो इसका जो रेशो बने वो क्या हो, कॉमन रेशो हो, कॉमन रेशो बनता हो, कॉमन रेशो। यानी डिवीजन के बाद जो नंबर आपको मिले वो क्या हो, एक जैसा मिले, कांस्टेंट मिले, ठीक है ना, इक्वल मिले। तो इस किस्म की प्रोग्रेशन को हम क्या कहेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें देखें A1 जो है आपका ये क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, इसमें जो आप A2 देख रहे हैं ये क्या है, सेकंड टर्म, सो एंड सो। इसमें जो आप AN देख रहे हैं ये क्या है, nth टर्म, और इसमें जो आप कॉमन रेशो देख रहे हैं इसको हम कहेंगे R इज़ द कॉमन रेशो। इसमें R जो होगा वो कॉमन रेशो, कॉमन रेशो को हम क्या करेंगे, R से डिनोट करेंगे, कॉमन रेशो होगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको देखें, अगर आपको फर्स्ट टर्म मिल जाए और आप उसका कॉमन रेशो मिल जाए तो आप नेक्स्ट टर्म जो है मालूम कर सकते हैं। देखें ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशो क्या है, 2 है, तो इस वाले से इस पहली टर्म को आप R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी, इसे आप R से मल्टीप्लाएंगे तो आपको ये नेक्स्ट टर्म मिलेगी, इसे आप R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट टर्म मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म हो जाए और कॉमन रेशियो आ जाए तो आप सो मैनी टर्म, जितनी मर्जी टर्म्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहा था कि अगर आपको फर्स्ट टर्म मिल जाए और वहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, कई एक टर्म्स मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से इस केस में अगर फर्स्ट टर्म आपको मिल जाए, कॉमन रेशो मिल जाए, तो प्रीवियस टर्म को आप R से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट जो है वो टर्म मिलती जाएगी। बात क्लियर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। देखिए ये मेरी फर्स्ट टर्म हुई, अब इस फर्स्ट टर्म को मैं R से मल्टीप्लाई करूँगा ये, तो ये आपको सेकंड टर्म मिलेगा। इसे R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको थर्ड टर्म मिलेगा। इसे आप R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको फोर्थ टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखें ये क्या है, ये है A1, ये क्या है, ये है A2, ये कौन सी टर्म है, दिस वन इज़ A3, दिस वन इज़ A4। तो अब इसको देख के आप बता सकते हैं कि इसकी जो एन टर्म होगी AN वो क्या होगी, यहाँ पे टर्म क्या आएगी। तो देखें जब यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पे R की पावर 0 है, जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ R की पावर 1 है, एक कम है पावर। देखें ये A3 है तो यहाँ पे R स्क्वायर है, यानी इससे एक कम है, ये 3 है ना, थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 3 - 1 ये 2 के बराबर है। ये देखें फोर्थ टर्म है तो 4 - 1 ये 3 के बराबर है। तो अगर ये हो जाए एन टर्म, ठीक है, तो A1 तो रहेगा ना, वो तो हर एक के साथ है, A1 A1 A1। अब जो दूसरी मेरे पास R होगा वो क्या होगा, वो इस n से एक कम होगा, मतलब n - 1 होगा। बात आपको समझ आ गई है ना। यहाँ पे देखें A1 है तो यहाँ पे R की पावर 0 है, ये A2 है तो R की पावर 1 है, ये A3 है तो R की पावर 2 है। मतलब इस टर्म का जो आप ये जो सब देख रहे हैं, सब यानी ये 3 जो देख रहे हैं इससे एक कम होगा R की पावर, ये 3 है तो 2 है, ये 4 है तो ये 3 है। तो जब ये n हो जाए तो एक n - 1 होगा ना, कम करेंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि द जनरल टर्म और द एनी टर्म ऑफ GP वो किसके बराबर होगा, रिवर्स, वो होगा AN इक्वल टू A1 R n - 1। ये इसकी जनरल टर्म है, ठीक है। तो अगर आपके पास A1 है और R की वैल्यू है तो आप इस फार्मूले को यूज़ करके कई एक टर्म्स n तक मालूम कर सकते हैं। यानी आप 99 टर्म क्या है वो मालूम कर सकते हैं, 98 क्या है, 101 क्या है, 1000 टर्म क्या है, वो आप इस फार्मूले के थ्रू मालूम कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ GP। ये GP की जनरल टर्म है, इसमें आप n और R की वैल्यू पुट करते जाएँ तो आपको आंसर देता जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा
अब कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं, या उससे पहले मैं आपको जियोमेट्रिक मीन के बारे में बता दूं कि जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। जियोमेट्रिक मीन जैसे आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, इसी तरीके से जियोमेट्रिक मीन यानी एवरेज। जियोमेट्रिक मीन मतलब ये कि एवरेज है, और ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में एवरेज हम कैसे निकालेंगे। जियोमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, तो हम क्या कहते हैं कि द नंबर g is called geometric mean between a and b if, अब कंडीशन क्या है, इस नंबर g को मैं जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b कब कहूँगा, इफ़ a कॉमा g कॉमा b ये किस में हो, इन GP में हो। तो जब आप अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो अर्थमेटिक मीन को क्या होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। जब आप जियोमेट्रिक मीन की बात करते हो तो जियोमेट्रिक मीन को किस में होना चाहिए, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। ठीक हो गया। अब बाय डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, ये आपका A1 है, ये बच्चों आपका A2 है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका A3 है। ठीक है। तो हमने बाय डेफिनेशन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या कहा था, हमने ये कहा था कि A2/A1 इक्वल टू A3/A2, यही पढ़ा था ना कि इनके रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे देखें, A2 आपका क्या है G, A1 आपका क्या है A, फिर A3 आपका क्या है B, और A2 आपका क्या है G। ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, G² इक्वल टू AB, अंडर रूट ले दोनों साइड पे, तो G की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB अंडर रूट प्लस माइनस, ये आ जाएगा। तो जियोमेट्रिक मीन जब आपने सिंगल मालूम करना हो GM, तो किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस AB रूट। तो आपने क्या करना है, जियोमेट्रिक मीन दो नंबर्स के बीच आप मालूम करें, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो वो क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन होगा। ठीक है। तो एक फार्मूला ये होगी। अब अगर आपको एक से ज़्यादा मीन चाहिए हो जियोमेट्रिक मीन, तो यहाँ पे लिखें जियोमेट्रिक मीन मोर देन 1 मीन, यानी एक सिंगल जियोमेट्रिक मीन के अलावा अगर आप ज़्यादा मालूम करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा, GN इक्वल टू A1RN। ये होगा एक से ज़्यादा जियोमेट्रिक मीन मालूम करने का फार्मूला। ठीक है। इसमें n जो होगा, जितने मीन्स आप निकाल रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन। और इसमें r जो है वो आप मालूम करेंगे, वो r इसमें अननोन होगा। और A1 जो है वो इसकी फर्स्ट टर्म होगी, वो तो गिवन होगी। अल्टीमेट देखें, ये इसका A1 है, और ये इसकी लास्ट टर्म है AN है, ये A1 है और ये AN है। ठीक है। तो इस तरीके से n को आप 1 2 3 रखेंगे, r को मालूम कर लेंगे, बस उन वैल्यूज़ यहाँ पुट करते जाएंगे, तो आपको जियोमेट्रिक मीन से मिलती जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ देख लें, ये तो हो गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक मीन। अब बात कर लें जियोमेट्रिक सीरीज़ की। जैसे हमने अर्थमेटिक सीरीज़ पढ़ा था, इसी तरीके से जियोमेट्रिक सीरीज़ भी होगा। जियोमेट्रिक सीरीज़ ऑफ n टर्म्स। ठीक है। तो अब जब इन्हीं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स हैं, जब आप उसको ऐड करते हैं तो ये सीरीज़ बन जाती है। ठीक है। तो आप देखें मेरे पास क्या है, जैसे A1 है, फिर क्या है A1R है, देन A1R², देन A1R³, देन सो एंड सो A1RN-1। ये क्या है, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं। ठीक है। अब जब इसको आप ऐड करते हैं A1 प्लस A1R प्लस
A1R² प्लस A1R³ प्लस सो एंड सो प्लस A1RN-3 प्लस A1RN-2 प्लस A1RN-1। ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको मैं डिनोट करूँगा SN से। तो ये क्या है, जियोमेट्रिक सीरीज। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो ये SN आपके पास आ गया, 1 हो गया, इसको 1 का नाम दे दें, 1। अब इसी 1 को आप क्या करने, R से मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय R। जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, RSN इक्वल टू A1R प्लस A1R² प्लस A1R³ प्लस A1RN-2 प्लस सो एंड सो प्लस लास्ट जब इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, A1RN। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों को हम इसको 2 कर लें, दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, 1 - 2 करते हैं, तो क्या होगा ये बच्चों, SN माइनस RSN इक्वल टू। अब आप देखें, जब आप माइनस करेंगे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, इसमें ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, इसमें ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ठीक है। इसमें ये टर्म उससे पहले वाली टर्म है वो कैंसिल, इसमें ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म या इससे पहले वाली टर्म वो कैंसिल, आखिर में क्या रह जाएगा, A1RN। तो मेरे पास क्या रह गया, एक तो रह गया फर्स्ट टर्म A1 और यहाँ से रह गया माइनस A1RN, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन करें, A1 इस कॉमन, तो ब्रैकेट में 1 - RN आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से आप SN कॉमन करेंगे तो 1 - R इंटू SN हो जाएगा। तो SN की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिवर्स, SN इक्वल टू ये A1 1 - RN डिवाइड बाय 1 - R। और इसमें कंडीशन क्या है कि R इज़ नॉट इक्वल टू 1, R को 1 नहीं होना चाहिए, R जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, R जो है वो लेस देन 1 हो सकता है मोड में। ये R को 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ये R 1 हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा R की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, R की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। अब अगर R की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो आप लिखेंगे 1 RN -1 डिवाइड बाय R -1। ये कब होगा, जब R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, ठीक है। आपने ये यूज़ करना है। दूसरा, SN इक्वल टू A1 1 - RN और डिवाइड बाय 1 - R। ये आपने कब यूज़ करना है, जब R की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। बात समझ गई। जब R की वैल्यू लेस देन 1 होगी बच्चों तो आप इसको अप्लाई करें, और जब R की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो आप इससे अप्लाई करें। आप इससे भी कर सकते हैं, कोई ये इशू नहीं है, लेकिन ये कि वो माइनस का, उसमें फिर माइनस का मसला बनता है, इसलिए अगर आप डायरेक्ट इसको यूज़ करें वो भी ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप इसको स्प्लिट कर लें कि R ग्रेटर देन 1 हो तो R को पहले रखें, R लेस देन 1 हो तो R को बाद में रखें, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप जियोमेट्रिक सीरीज़ के इस फार्मूले को यूज़ करके जियोमेट्रिक सीरीज़ की जितनी टर्म्स आपने मालूम करनी है उसको आप सम अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक मीन और जियोमेट्रिक सीरीज़। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.4 में देखिए क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर ईच सीक्वेंस इज जियोमेट्रिक, इफ सो फाइंड द कॉमन रेशो। आप बताइए कि जो यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आप बताएं इसका कॉमन रेशो क्या है। तो मैं कॉमन रेशो के लिए क्या करूँगा, ये मेरा A1 है,
ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया और ये आपका A4 हो गया। तो ज़रा चेक हम करते हैं कि क्या A2/A1 इक्वल आता है A3/A2 के, यही चेक करेंगे ना। ज़रा चेक कर लेते हैं। A2 कितना है 20 डिवाइड बाई 5 और A3 कितना है 100 डिवाइड बाई A2 कितना है 20। तो यहाँ से क्या आएगा 5 4 ज़ार, यहाँ से क्या आएगा 5। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, नॉट GP। बस R इसमें हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस तरीके यही करना है, कोई मुश्किल नहीं है, ये आप कर सकते हैं। इस वाले को देख लें, ये इसमें ज़रा डिवाइड करें 9/4 डिवाइड बाई 3/2 इक्वल टू, चेक करें 27/8 और डिवाइड बाई 9/4। यहाँ से क्या आएगा 9/4 रिवर्स होकर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 27/8 और रिवर्स होकर क्या हो जाएगा 4/9। तो बच्चों यहाँ से कटिंग कर लें 3 3 और 2 और 2, तो कितना बनता है 3/2। यहाँ पे चेक करें 4 और 2 और 9 और 3, यहाँ भी 3/2 आता है। तो दोनों बराबर हो गए, तो ये GP हो गया और कॉमन रेशियो बच्चों क्या हो गया 3/2 आ गया। बात समझ आ गई है? इस तरीके से आपने इसको चेक करना है, बस और कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, कहते हैं फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ GP। तो ठीक है, फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन रेशियो R भी है, तो हम मालूम कर सकते हैं। A2 क्या होगा, अभी आपको बताया था कि A1 में आपने R को मल्टीप्लाई कर देना है। तो A1 क्या है, A1 है 3 और R कितना है -2, कितना आ गया -6। ठीक है, तो अब A3 क्या होगा, इसी A2 में आप R को मल्टीप्लाई कर लें, A2 इंटू R, तो -6, R कितना है -2, कितना हो जाएगा 12। फिर कहता है कि A4 क्या होगा, तो इस A3 में आप R को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 12 इंटू -2 कितना आ जाएगा -24। ठीक है ना, यानी कि हर नेक्स्ट टर्म कहाँ से आएगी, प्रीवियस टर्म को आप R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। यही मैंने आपको बताया है। A5 अगर निकालना चाहें तो वो क्या होगा, वो A4 इंटू R होगा। A4 कितना है -24, R कितना है -2, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप इसकी 4 टर्म जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखें A1 27 R, ये तो A2 क्या होगा, अल्टीमेट A1 में मैं R को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 27 मल्टीप्लाई बाय -1/3, तो कितना आएगा -9 आ जाएगा। ठीक है, A3 कहाँ से आएगा, इस A2 में R को मल्टीप्लाई करेंगे, तो A2 कितना है -9 मल्टीप्लाई करें -1/3, तो कितना आएगा +3 आएगा। फिर A4 कहाँ से आएगा, इस A3 में R को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू -1/3, तो किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल आ गया। ठीक है, A5 निकालना चाहें तो वो क्या होगा, A4 में R को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और इंटू -1/3, तो ये क्या होगा 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितनी मर्जी टर्म्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। इसमें देखें कहते हैं कि फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ईच। तो ये आसान है, इसमें A1 भी दिया हुआ है, A2 भी दिया हुआ है, A3 भी दिया हुआ है। तो देखें A1 इसमें कितना है 90, कॉमन रेशियो R कितना है, डिवाइड करें 30 डिवाइड बाय 90, कितना बनता है 1/3। तो कॉमन रेशियो मिल गया, फर्स्ट टर्म भी है तो आप जितनी मर्जी टर्म निकालें। ये आपकी A1 है, ये A2 है, या आपकी A3 है, तो A4 क्या होगा, वो क्या होगा A3 में मैं R को मल्टीप्लाई करूँगा, तो A3 मेरा कितना है 10, R कितना है बच्चे 1/3, तो क्या मिल गया आपको 10/3 मिल गया। ठीक है, फिफ्थ टर्म कौन सी होगी A5, तो मैं A4 में R को मल्टीप्लाई करूँगा, A4 कितना है 10/3 और बच्चों R कितना है 1/3, तो कितना बनेगा
10/9 दैट इज, बस। ठीक है ना। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं, आपने क्या कहते हैं घबराना नहीं है। ठीक है जी। इसमें A1 देख लें किसके बराबर है 729, R निकाल लें यानी 243 और डिवाइड बाय 729, कट करें किससे जाता है 3 3 जाती क्यों आ रहा 3 से, तो R कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब मुझे फर्स्ट भी है सेकंड भी थर्ड फोर्थ निकालनी है, तो फोर्थ टर्म क्या होगी A3 मल्टीप्लाई बाय R। A3 बच्चों कितना है 81 और मल्टीप्लाई बाय R कितना है 1/3, तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है ना। A4 के बाद A5 निकालना है, तो A5 क्या होगा A4 इंटू R। A4 कितना है 27 इंटू R कितना है 1/3, 3 9 ये आ जाता है। तो A4 आपका 27 हो जाएगा और A5 9, यानी नेक्स्ट टू टर्म्स ये बनेंगी। ठीक है जी। इसे देख लें 13 नंबर को। इसमें A1 कितना है 1/4, R कितना आ रहा है 1/2 डिवाइड बाय 1/4, तो R कितना बना 1/2, रिवर्स हो गया 4/1, कितना आ गया 2 आ गया। तो नेक्स्ट टू टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म भी है सेकंड भी है थर्ड भी, मतलब फोर्थ निकालनी है। तो A4 इज इक्वल टू A3 इंटू R। A3 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 2। फिर A5 क्या होगा A4 मल्टीप्लाई बाय R, तो A4 कितना आया 2 मल्टीप्लाई बाय R कितना है 2, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है। और निकालना चाहिए और निकालने A6 निकालेंगे तो क्या होगा A5 इंटू R, तो A5 कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय R कितना है 2, तो वो होगा 8। तो इस तरीके से आप जितनी मर्जी टर्म्स जो हैं वो इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब क्या कहते हैं कि फाइंड एनी टर्म ऑफ ईच जीपी। आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एन आपको दिया हुआ है R5 दिया हुआ है। ठीक है। तो एनी टर्म का फॉर्मूला क्या है AN इक्वल A1 RN-1। तो जो अवेलेबल वैल्यूज़ हैं पुट करें, एन की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये A3 है। तो एक्चुअली जो मेरा एन टर्म है वो थर्ड टर्म है। A1 कितना है 4, R कितना है 5, फिर n कितना है 3, 3 - 1, ये कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 5 की पावर 3 - 1 2, तो ये कितना होगा 4 इंटू 25 और 25 इंटू 100 आ जाएगा। तो ये लें जी जो हमारी एन टर्म मतलब जो थर्ड टर्म बनती है वो क्या है 100 है। इस तरीके से तो सिंपल क्वेश्चन दें, बस आपको रूल याद होना चाहिए। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और R है तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म में R को मल्टीप्लाई करते जाएं और नेक्स्ट टर्म जो है आप वो देते जाएं। ठीक है। इसमें देख लें AN का फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या है A1 RN-1, वैल्यूज पुट करें A6 इक्वल A1 कितना है 32, R कितना है -1/2, N कितना है 6 - 1, तो ये आपको क्या देगा 32 मल्टीप्लाई बाय -1/2 5। तो चूँकि माइनस की पावर ऑड है तो -32 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 कितना हो 32, तो 1/32, ये और ये कट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, कहता है कि फाइंड द मिसिंग जियोमेट्रिक मीन्स। अब जो जियोमेट्रिक मीन मिसिंग है वो आप फाइंड आउट कर लें। तो इसमें क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये 20th नंबर में है कि पहली टर्म दी हुई है आपको 3 और आखिरी टर्म दी हुई है 48, मिसिंग कितनी है 1 2 3, इन 3 जियोमेट्रिक मीन्स हमने मालूम करनी है। ठीक है। तो क्या स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट G1 G2 G3 बी 3 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन, किसके बिटवीन 3 एंड 48। ठीक है। तो क्या हुआ, कैसे लिखेंगे इसको, इट इम्प्लाइज 3, G1, G2,
G3 और लास्ट में क्या आ जाएगा 48। किस में होना चाहिए बच्चों? इन GP में होना चाहिए, क्योंकि जियोमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं तो इस सीक्वेंस को किस में होना चाहिए? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। तो अब देखें A1 कितना है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3 और 2 5, 1 2 3 ये और 2 ये 5, और एन टर्म क्या है यानी AN वो कितना है 48। तो देखिए मिसिंग क्या है R, इसमें मिसिंग है तो पहले R निकालना होगा, ठीक है ना। तो R कैसे निकालेंगे? जनरल टर्म से निकालेंगे। AN इक्वल टू A1RN-1। तो AN कितना है? AN का मतलब कि A5 इक्वल टू A1 कितना है 3, R कितना है अननोन है, N कितना है 5, तो 5 - 1। अब A5 कितना है 48 है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 और R की पावर 4। तो R की पावर 4 किसके इक्वल आ गई? 48 डिवाइड बाई 3, 16 आ गया। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका मतलब ये 2 की पावर 4, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसके निकाल लेते हैं। तो ये A1 आपका कितना है 3 है, ये आपका A1 कितना है 3 है, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये आपका A2 है ना, ये आपका क्या है? ये A3 है, ये क्या है? A4 है, और ये A5 है। तो A1 भी आ गया और R भी आ गया। तो अब ये G1 कहाँ से मिलेगा? इधर देखें, G1 आपका क्या है? A2 है ना, ये G1 जो है वहाँ पर क्या है? A2 है, और A2 किसके बराबर होगा? A1 इंटू R के बराबर होगा। तो A1 कितना है बच्चे? A1 है 3, R कितना कैलकुलेट किया है 2, तो 3 2 6 आ गए, ठीक है। फिर G2 निकालना है, G2 का मतलब कि A3 निकालना है, A3 का मतलब कि A2 में R को मल्टीप्लाई करना है। तो A2 कितना आया है मेरे पास 6, 6 में आप 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर G3 निकालना है, G3 का मतलब क्या है? मतलब कि G3 का मतलब ये है A4, देखिए ना, ये G3 जो आपका A4 बनता है, देखो ये फर्स्ट टर्म है A1, ये A2, ये A3 और ये A4, तो G3 आपका A4 बनता है। यहाँ से देखने ये G3 क्या है? A4। अब क्या होगा? A4 किसके बराबर होता है? A3 इंटू R के बराबर होता है, और A3 की वैल्यू निकाली हुई है कितनी है? 12 इंटू R कितना है? 2, 24 हो जाएगा। तो हमें मिल गया ना, G1 कितना आया 6, G2 कितना आया 12, G3 कितना आया 24। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने इसे करना है, बहुत सिंपल है। इसमें देख लें, इस वाले में इसमें कितने मिसिंग है? 2 मिसिंग है। तो स्टार्ट करें, लेट G1 G2 B2 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन, किसके बिटवीन? 1 एंड 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 G1 G2 एंड 8। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? A1 1 के बराबर है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? काउंट कर लें, 4 के बराबर है, और जो हमारा AN जो है वो किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो क्या मिसिंग है? R इज़ मिसिंग। पहले R निकालेंगे। तो R निकालने के लिए क्या होगा? जनरल टर्म में हम जाएंगे, AN इक्वल टू A1RN-1, ठीक है। AN कितना है? आखिरी टर्म 8, A1 कितना है 1, R अननोन, N कितना है 4, 4 - 1 3, तो R3 कितना आ गया 8, 8 का मतलब है 2 की पावर 3। तो बच्चों R की वैल्यू क्या आ गई? 2, ठीक है। तो अब G1 क्या है? सेकंड टर्म है ना, तो सेकंड टर्म कहाँ से आएगी? G1 क्या है? सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म कहाँ से आएगी? A1 में जब मैं R को मल्टीप्लाई करूँगा तो सेकंड टर्म आएगी। A1 कितना है 1, R कितना है 2, तो ये आ गया 2, ठीक है। G2 कहाँ से आएगा? G2 क्या है? आपकी थर्ड टर्म है A3, तो A3 कहाँ से आती है? A2 में जब हम R को मल्टीप्लाई करते हैं, A2 कितना है 2, रेशो कितना है 2, तो ये क्या आ गया 4। तो लें जी, G1 भी आ गया, G2 भी आ गया, ठीक है जी। इस तरीके से अब इधर देख लें, 23 में कहता है कि 3 और 75 के बीच में, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे A की वैल्यू सिंपल हो गई 3,
और बी की वैल्यू सिंपल हो गई 75, क्योंकि एक ही जियोमेट्रिक मीन है। तो जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है, क्या बताया था, प्लस माइनस ए बी अंडर रूट। इसमें आप वैल्यू लगा लें, प्लस माइनस ए की वैल्यू 3, 75 कितना बनेगा, प्लस माइनस 225 और 225 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 15। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ सकती है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। या 28 से पहले कुछ है इसमें, ये 3 है, इसको देखें 26 नंबर। कहता है कि अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 फीट एंड ऑलवेज रिबाउंड्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलन। हाउ हाई डज इट रिबाउंड द 6 टाइम्स। क्वेश्चन ये है कि एक पिंग पोंग बॉल है, उसको किस हाइट से, 16 फीट की हाइट से नीचे ड्रॉप किया गया है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस, इनिशियल जो डिस्टेंस या हाइट जो होगा वो कितना है, हाइट इसमें है, हाइट कितना है, वो 16 फीट। ठीक है, रिबाउंड कितना करता है, रिबाउंड करता है कितना, 1/4, 1/4। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला रिबाउंड क्या होगा, फर्स्ट रिबाउंड बी है ये, फर्स्ट रिबाउंड तो फर्स्ट रिबाउंड क्या हो, कहते हैं कि 16 का 1/4 करता है, क्या आ जाएगा 4। सेकंड रिबाउंड इस प्रीवियस का 1/4 करता है ना, 1/4 क्या आ जाएगा 1। फिर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है। ठीक है, फिर थर्ड रिबाउंड इसका 1/4 कितना आ जाएगा 1/4। फिर फोर्थ रिबाउंड कितना होगा इसका 1/4, कितना आ जाता है 1/16। फिर फिफ्थ में कितना आ जाएगा, इसका 1/4 करता है 1/64। फिर सिक्स्थ रिबाउंड इसका 1/4 करता है 1/64 मल्टीप्लाई बाय कितना 1/4, तो 1/256 फीट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन दें। 27 में देखें, कहता है कि अ सिटी हैज़ अ करंट पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। तो इसमें करंट पॉपुलेशन कितना है, इनिशियल कितना है, इनिशियल है 1 लाख, 1 2 3 4 5 एंड पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग बाय 3% ईच ईयर। अब कहता है कि हर साल इस पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज़ आ रहा है, वो 3% आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। तो क्या होगा, ये तो प्रेजेंट है ना, ये तो प्रेजेंट हो गया, ये तो मौजूद रहेगा। अब प्लस इसका कितना, यानी इस पॉपुलेशन में कितना 3% इंक्रीज हो, 3% आप क्या 1 लाख, ये आ जाते हैं। इसमें से 1 लाख को आप कॉमन करें तो क्या रह जाएगा 1 + 3% रह जाएगा। 3% का मतलब 3/100। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा, ये कितना बनेगा 103 की पावर 100 आ जाएगा।
तो आफ्टर 1 ईयर उसमें कितना इंक्रीज़ आएगा, इतना आएगा। ठीक है, ये है इंक्रीज़, ये इंक्रीज़, इंक्रीज़ आफ्टर 1 ईयर, इतना आएगा। ठीक है, यहाँ देखें पावर 1 बन रही है इस तरीके से। इंक्रीज़ इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल में कितना होगा, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 103 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज इन थर्ड में कितना आएगा, यही रहेगा, और यहाँ पावर 3 हो जाएगा, 103 ओवर 100 की पावर क्या होगी वीवर, 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये क्या बन रहा है, ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है ना, इट इज़ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो अब मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए जनाब व्हाट विल बी द पॉपुलेशन 15 ईयर्स में चाहिए। तो यहाँ पे 15 ईयर्स के लिए निकालना है। ठीक है, तो ए एन का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, A1R(n-1) आ जाएगा। अब इसमें A15, A1 कितना है, A1 जो है आपका वो कितना है 1000, 1 लाख, ये इंटू आर कितना निकला हुआ है, वो है 103 ओवर कितना 100, तो देखिए अब यहाँ पे एक कम है ना, ये देखिए यहाँ पे ये आफ्टर क्या है, आफ्टर 3 ईयर्स 3 के साथ बन रहा है। तो A15 कितना बनेगा, यहाँ पे 15 बनेगा। या तो ऐसा है ना कि आप n को 16 रखें, इसलिए कि जो प्रेजेंट को तो हम काउंट नहीं करेंगे ना, प्रेजेंट तो पॉपुलेशन प्रेजेंट है, 1 साल के बाद उसमें इंक्रीज़ आ रहा है, तो प्रेजेंट तो अपनी जगह पे रहा। अब जो इंक्रीज़ आ रहा है वो दूसरे साल में आ रहा है, ठीक है ना, फिर इंक्रीज़ तीसरे साल में आ रहा है, तो पहले साल में तो कोई इंक्रीज़ नहीं है। तो अगर आप इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वो आप टर्म्स देख लें, और जो इनिशियल टर्म देख लें तो कितनी बनती हैं, वो n16 बनती हैं। एक्चुअली वो n कितना है यहाँ पे 16 बनता है, चाहिए यहाँ पे 16 रखें, यहाँ पे ये 16 बनता है, 16। देखो ना, ये थर्ड के साथ यहाँ पावर 3 है, सेकंड के साथ पावर 2 है, ठीक है ना, फर्स्ट के साथ पावर 1 है, तो 16 के साथ पावर क्या होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए ना। यानी देखें यहाँ पे 16 के साथ पावर 16 होनी चाहिए। तो जब आप n को 16 रखेंगे तो 16 - 1 यहाँ 15 हो जाएगा, यानी एक कम है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये 15 ईयर्स में ये 15 आना चाहिए। तो 15 ईयर्स में 15 कब आएगा, जब आप इसको 16 - 1 रखेंगे, यानी जब आप n को 16 रखेंगे। देखें 15 ईयर्स में इंक्रीज़ वो तो 15 हो गया ना, इनिशियल में तो कोई इंक्रीज़ नहीं है, तो इनिशियल को भी तो शामिल करेंगे ना। तो इंक्रीजिंग कितना है, वो 5 15 वो है, और यानी जिसमें इंक्रीज़ हुआ है वो 15 है, और जो प्रेजेंट है एक वो भी तो शामिल 16 हो जाता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनती हैं, 16 बनती हैं। तो यहाँ पे ये A16 बनेगा। ठीक है, A16 इज इक्वल टू A1R16 - 1। अब जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इसे आप कैलकुलेट कर लें, जो भी इसका आंसर आ जाए तो वह इसका इंक्रीज्ड पॉपुलेशन होगी, किसमें 15 ईयर्स में। आप कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं बच्चों, आप इसको खुद से कैलकुलेट करें। ठीक है, इधर देखें, ये क्या कहते हैं कि a 5 days रेन कॉस्ट द रिवर टू राइज, यानी 5 दिनों तक बारिश हो रही है और एक दरिया है उसमें क्या इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि पानी की जो लेवल है वो क्या हो रहा है, वो रेज हो रहा है। आफ्टर 1 यानी फर्स्ट डे में रिवर रोज 1 इंच, यानी कि एक दिन में उस दरिया में या उस रिवर में कितना रेज हुआ है, 1 इंच हुआ है। ठीक है, और फिर कहता है कि हर नए दिन में जो है उस रिवर में जो इंक्रीज़ हो रहा है वो पहले का ट्रिपल हो रहा है, यानी 3 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि हाउ मच हैड द रिवर अराइजेज आफ्टर 5 days। तो आप ये बताइए कि 5 दिनों के बाद इस दरिया में कितना इंक्रीज़ होगा, यानी पानी का लेवल कितना बढ़ेगा, वो आप बताएं। तो पहला इनिशियल डे का तो आपको दे दिया 1 इंच है, फिर हर आने वाले दिन में वो क्या होता है, वो 3 टाइम्स यानी ट्रिपल्ड हो जाता है। ठीक है ना, 3 टाइम्स। तो मैं हर एक ईयर हर दिन के बाद वाला जो आएगा रिजल्ट उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए यहाँ पे A1 कितना है, A1 तो आपका आ गया कितना 1 इंच, या इसको आप यूँ लिख लें
कि अरेस या लिखें अराइज इन रिवर इन फर्स्ट डे, इन फर्स्ट डे में कितना है 1 इंच। ठीक है, अब कहते हैं कि हर दूसरे दिन में क्या होता है, 3 टाइम्स बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड डे में कितना हो जाएगा, इसी 1 का 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 इंच हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में कितना आएगा, थर्ड डे में ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 3 का 3 कितना 9 इंच। फिर फोर्थ में कितना होगा, फोर्थ डे में 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंचज़ हो जाएगा। फिर फिफ्थ डे में कितना होगा, 27 का फिर 3 कितना आ जाएगा, 81 इंचज़ आ जाएगा। तो अब वो क्या कहते हैं कि टोटल रेज बता दें आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद इसमें टोटल कितना रेज आएगा, तो सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल राइस कितना है इसमें, तो सबको आप ऐड करेंगे, क्या है 1 + 3 + 9 + 27 + 81, तो इसको आप ऐड करने कितना बनता है, 27, 28, 29, 30, 30 हो जाती है 40, 40 और 81 121 इंचज़ ये। तो 5 दिनों में जो इसमें इंक्रीज़ आएगा या जो राइज आएगा किसमें, दरिया में, पानी की सतह में, वो कितना होगा, 121 इंचज़ होगा इन 5 दिनों में। ठीक है, पहले दिन में 1 इंच है, दूसरे दिन में यानी वो ट्रिपल हो जाता है तो 3 हो गया, फिर थर्ड में वो 3 का फिर 3 9 हो जाएगा, 4 में 27 का फिर 3, ठीक है ना, ये 9 का फिर 3 27 हो जाएगा, फिफ्थ में 27 का 3 81 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, पहले दिन का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सबको ऐड करें तो मैं दोबारा ऐड कर लूँ, 27 + 3 30 और प्लस 40 और 40 और ये 121 इंचज़ आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ये देख लें 28 नंबर क्या कहते हैं, का अ सुपर बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 556 फीट हाई, यानी एक टावर है, उसकी बुलंदी कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, 556 है। कहता है कि ऑलवेज रिबाउंड्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलन, और वो क्या है कि जितना वो बॉल जो है वो जितना गिरता है उसका जितना, यानी वो फॉल करता है उसका 3/4 वो रिबाउंड करता है। ठीक है ना, तो आप द डिस्टेंस फॉलन, हाउ फार अप एंड डाउन विल द बॉल हैव ट्रेवल्ड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम, अगर वो बॉल जो है ग्राउंड को 6 टाइम यानी 6ठी बार हिट करे, तो आप बताइए कि जो इसका अप और डाउन डिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है, टोटल आप बताएं। तो देखें ये ग्राउंड को 6 टाइम्स क्या करता है, हिट करता है। तो देखें ये पहले टाइम ये एक बार हिट किया, ठीक है, फिर इसने हिट किया, फिर इसने हिट किया, फिर इसने हिट किया, फिर ये हिट कर रहे हैं और फिर ये हिट कर रहे हैं, 6 बार ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, ये यहाँ लिखेंगे डाउनवर्ड, यानी डाउन जो डिस्टेंस है, डाउनवर्ड का जो डिस्टेंस है वो कितना बनता है। तो इसमें देखें एन कितने बन रहे हैं, 6। ठीक है ना, पहला इसमें A1 कितना है, वो है 556। ठीक है, कॉमन रेशो कितना है, कॉमन रेशो है मेरे पास, रिबाउंड कितना कर रहा है, कॉमन रेशो 3/4 यानी 3/4 है। तो आप ये बताइए कि इसमें S6 किसके बराबर है, ये निकाल लेंगे।
ये वो डाउन वाला डिस्टेंस है, वो जो ग्राउंड को हिट कर रहा है वो टोटल डिस्टेंस कितना बनता है वो पहले हम निकालते हैं। फिर जब ये रिबाउंड करता है उसका डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल अप एंड डाउन डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो हिट कितनी बार किया, 6 टाइम्स किया, तो एन इसमें 6 हो गया। ये हिट वाली बात हो रही है, डाउनवर्ड जब वो नीचे गिरता है उसकी बात हो रही है, तो इसमें एन हो गया 6। फर्स्ट टर्म क्या है, उसकी हाइट कितनी थी, जब वो नीचे आया तो कितना आया था 556, तो A1 556 है। रेशो क्या बन रहा है, हर बार इसका जो रिबाउंड करता है वो 3/4 मतलब 3/4 इसका कॉमन रेशो है ये। तो S6 निकालना है पहले। तो फॉर्मूला क्या आपको दिया है, SN इक्वल A1। अब देखें R की वैल्यू 1 से कम है तो पहले आप 1 रख लें, माइनस RN डिवाइड बाई 1 माइनस R कर लें, वैल्यूज पुट करें। S6 इक्वल A1 कितने हैं 556 इंटू 1 माइनस R कितने हैं 3/4, पावर कितनी है 6 डिवाइड बाय क्या है 1 माइनस 3/4। तो इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेटर मेरे पास तो है नहीं, लेकिन चलिए ट्राई कर लेते हैं कितना बनेगा। ये बनेगा 556, इसको देखें 3 की पावर 6 कितना होगा, यानी 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 81 इंटू 9 729 हो जाएगा, 1 माइनस 729, और इसके नीचे कितना आ जाएगा, 4 की पावर 6 कितना होगा, 4 की पावर 4 कितना होता है 256 होता है, और फिर इसमें फिर 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 35 15 6 5 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 और 3 9, ये 5 और 5 10, और ये 2 3 एंड 4 ये। ठीक है, यहाँ पे देख लें 1 माइनस 3/4, यानी 4 माइनस 3 1/4, तो वो 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें। तो पहले 4 को से मल्टीप्लाई करने कितना बनेगा, 6 4 24, 5 4 20 और 2 22, फिर 5 हो के 20 और 2 22, ये आ गया। और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यह बनेगा 4096 माइनस 729 एंड डिवाइडेड बाय कितना 4096। तो बच्चों ये आप खुद कैलकुलेट करें। ठीक है, अभी कैलकुलेटर नहीं है, खुद कैलकुलेट करनी। तो ये तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस कौन सा, वो जो ग्राउंड को हिट करता है, ये वो डिस्टेंस आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसका, रिबाउंड का। तो रिबाउंड इसमें कितने होंगे, रिबाउंड देखें, ये एक बार जब इसने हिट किया तो फिर ये रिबाउंड करेगा, ये एक हो गया, दूसरी बार में ये रिबाउंड होगा, तीसरी बार में ये रिबाउंड हो जाएगा, ये चौथी बार में रिबाउंड हो जाएगा, और यहाँ पे ये 5वें बार में रिबाउंड हो जाएगा। ऐसे ही है ना, यानी ये देखेंगे तो 6 टाइम्स तो हिट हो गया, तो जब वो ग्राउंड को हिट करता है तो 3 4 रिबाउंड करता है। ठीक है, तो रिबाउंड कितने बनेंगे, एक बार हिट किया तो ये एक रिबाउंड हुआ, दूसरी बार हिट किया तो ये रिबाउंड बना, तीसरी बार हिट किया तो ये रिबाउंड बना, चौथी बार हिट किया तो ये रिबाउंड बना, 5वीं बार हिट किया तो ये रिबाउंड बना, छठे पर तो रुक जाता है आकर ना। तो आप देखें इसमें नंबर ऑफ रिबाउंड्स कितने बनते हैं, इसमें एन कितने बनते हैं 1 2 3 4 5, तो एन इसमें बच्चों बनता है 5। ये है डिस्टेंस, यहाँ पे लिख लें, डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस होगा अप डिस्टेंस अपवर्ड, डिस्टेंस अपवर्ड का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। ठीक है, रिबाउंड का, तो रिबाउंड क्या होगा ऊपर की तरफ जाता है ना, तो ये अपवर्ड डिस्टेंस होगा। तो एन इसमें कितने रिबाउंड बनते हैं 5 बनते हैं। अब A1 कितना बनता है, तो A1 जो है वो पहले हाइट का 3/4 बनता है। ये देखें पहला हाइट कितना है, पहला हाइट है 556 का कितना बनता है ये रिबाउंड 3/4 बनता है, 3/4। तो ये मेरे पास A1 आएगा। कटिंग करें इसके साथ, 4 1 4, फिर 4 तिक्के 12 और 3 9 इंटू 3, तो कितना बना ये 2 तिक्के 27
और 3 3 9 10 11 3 1 3 4 417 बनेगा, फीट है या जो भी। तो ये A1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या निकालना है, इसमें A1 भी आपको मिल गया। A1 आपका कितना है, A1 है 417। ठीक है, N कितना है 5 और कॉमन रेशो R कितना है बच्चों, वो है 3/4। तो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, SN इक्वल टू A1 1 माइनस RN डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करें तो S5 इक्वल टू A1 कितना है 417, 1 माइनस R कितना है 3/4, पावर कितना है 5 डिवाइड बाई कितना है 1 माइनस 3/4 यानी 1/4 हो गया। ठीक है, इसे अब आप कैलकुलेट करने तो कुछ आंसर आ जाएगा ना, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस तो वो क्या होगा बच्चे, S6 और प्लस S5 दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लें, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। ये कैलकुलेट कर लें, S5 की वैल्यू आ जाएगी और ये S6 की, यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल अप एंड डाउन डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक आखिरी क्वेश्चन है 29, इसमें 30th क्वेश्चन कहीं मैंने लिखा तो नहीं है, 18 ये भी हो गया, यानी इसको देखते हैं। कहते हैं कि द टीचिंग स्टाफ ऑफ हाई स्कूल इन्फॉर्म्स इट्स मेंबर्स ऑफ स्कूल कैंसिलेशन बाय टेलीफोन। इन्हें एक हाई स्कूल है, उसकी इंतज़ामिया जो है वो अपने मेंबर्स को इतला देती है कि भाई स्कूल जो है वो बंद है, यानी कैंसिलेशन ऑफ स्कूल मतलब स्कूल जो है वो बंद है, उसकी इतला देती है बाय टेलीफोन। द प्रिंसिपल कॉल्स 2 टीचर्स ईच ऑफ होम इन टर्न कॉल्स 2 टीचर्स। अब जो प्रिंसिपल साहिब हैं वो 2 टीचर्स को टेलीफोन पे बुलाते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेज पे या पहले राउंड में कितने टीचर इन्वॉल्व हो गए, 2 हो गए। ठीक है ना, यानी देखें ये इस तरीके से, ये प्रिंसिपल साहब हैं, इन्होंने कॉल किया, 2 को किया, इसे किया और इसे किया, तो ये आ गया फर्स्ट, ये फर्स्ट राउंड में, ये आपका हो गया फर्स्ट राउंड, ये फर्स्ट राउंड में हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे। अब ये जो फर्दर ये पर्सन है ये आगे चल के फिर 2 को इन्फॉर्म करता है इस तरीके से, और ये वाला भी 2 को इन्फॉर्म करता है इस तरीके से। तो अगर आप देख लें तो प्रिंसिपल साहब ने 2 को इतला दिया, अब वो 2 फिर 2 को देते हैं, तो पहले राउंड में 2 हो जाएंगे, दूसरे राउंड में 1 2 3 4 हो जाएंगे, तीसरे राउंड में 8 हो जाएंगे, चौथे राउंड में 16 हो जाएंगे, इस तरीके से सिलसिला चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि द प्रिंसिपल informed the teachers in फर्स्ट राउंड, इन फर्स्ट राउंड में वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब सेकंड राउंड में नंबर ऑफ टीचर्स इन्फॉर्म्ड इन सेकंड राउंड में कितने हो जाएंगे, इन सेकंड राउंड उसमें कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर नंबर ऑफ टीचर्स इन्फॉर्म्ड इन थर्ड राउंड में कितने हो जाएंगे, इसका डबल हो जाएगा ना, यानी 2 2 आ रहा है, ये आ जाएगा 8 एंड सो ऑन। कहाँ तक का मालूम करना है हमने, 6th राउंड तक मालूम करना है। कहते हैं कि पीपल आर स्टाफ फाइंड हाउ मैनी पीपल आर इन स्टाफ ऑफ हाई स्कूल, और इसको 6th राउंड में जब हम इतला देते हैं तो इस स्कूल में कितने टीचर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ टीचर इन्फॉर्म्ड इन 6th राउंड। 6th राउंड में जो है वो कितने टीचर को इन्फॉर्म किया वो हम निकाल लेते हैं, फिर इसका हम टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, ये कहते हैं ना, देखें बाय द प्रिंसिपल कॉल्स 2 टीचर्स ईच ऑफ होम इन टर्न्स कॉल्स 2 टीचर्स एंड सो ऑन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द इंटायर स्टाफ 6 राउंड। 6 राउंड्स में
6 राउंड्स ऑफ कॉल्स में तमाम जो हमारे मेंबर्स हैं हाई स्कूल के उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो आप ये बताइए कि इस हाई स्कूल में कितने क्या हैं टीचर्स हैं, नंबर 1, और फिर प्रिंसिपल के साथ बताएं कितने टीचर्स बनते हैं। 2 चीज़ें पूछते हैं ना। देखें कॉर्स आर कहते हैं काउंटिंग द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को भी आप शामिल करें और ये बताएं कि फाइंड हाउ मेनी पीपल आर इन स्टाफ ऑफ हाई स्कूल। यानी हाई स्कूल में कितना स्टाफ है, एक ये पूछ रहा है, और नंबर 2 कि प्रिंसिपल के साथ बताएं कितने बनते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि पहले राउंड में 2 हैं, दूसरे राउंड में 4, तीसरे राउंड में 8, तीसरे राउंड में 16, चौथे राउंड में 32 और फिर 64। कितने बन गए 6, 1 2 3 4 5 6 बन गए ना। तो टोटल निकाल लें कितना बनता है ये 4 5 6 96, 16 और 8 24 और 4 और 2 6, तो 6 और 6 12, 12 और 4 16, 9 10 11 और 1 12, 126 आता है। तो ये टोटल कितने हैं 126 है। एक हो गया। अब विथ प्रिंसिपल कितने हो जाएंगे, विथ प्रिंसिपल के साथ उसको भी शामिल कर लें, तो वो होगा 126 और +1 एक प्रिंसिपल, तो 127 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल के साथ इस स्कूल में कितना स्टाफ है व्यूवर्स 127 है। ठीक है, तो आसान था हमारा आज का टॉपिक। तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने किया है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कुछ एग्जांपल से हमने उसको समझा है, उसकी डेफिनेशन हमने की है। जनरल टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो हमने फाइंड आउट किया है। इसके बाद जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स वो हमने निकाला है, और फिर एक से ज़्यादा जियोमेट्रिक मीन्स निकालनी हो तो वो क्या तरीक़ाकार है वो हमने यहाँ पे किया। उसके बाद हमने जियोमेट्रिक सीरीज़ किया है कि व्हाट इज़ अ जियोमेट्रिक सीरीज़, नंबर 1। इसका फार्मूला कहाँ से आता है वो हमने डिराइव किया, और कुछ हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, और इंशाअल्लाह फिर आइंदा मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।